नमस्कार, मैं अभिषेक वाजपेयी जेके मीडिया न्यूज अपडेट के ज्ञानशाला शो में देश की राजधानी दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आज 23 जनवरी है और भारत के महान क्रांतिकारी और राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनको शत शत नमन करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पिछले ज्ञानशाला के सारे एपिसोड का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला। इसके लिए हम अपने दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो आज के हमारे ज्ञानशाला के एपिसोड में हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा मुद्दा है, वो है जुडिशियल रिफॉर्म। रिफॉर्म इन जुडिशियल सिस्टम, रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। भारत की कानूनी व्यवस्था में सुधार, भारत की आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में सुधार। तो आज इस आधुनिक युग में सारा देश, हर देश आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो किसी देश की स्थिति अच्छी है या बुरी है, इसको मापने के कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। उन बेसिक पैरामीटर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स है वो है उस देश में होने वाले अपराध की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ क्राइम्स। जिस देश में अपराध कम होता है वहां की जनसंख्या, वहां की आबादी सुरक्षित रहती है, खुशी रहती है और बहुत खुशहाल जीवन जीती है। यानी कि उस देश की कंडीशन बहुत बेटर है। इट मीन्स कि उस देश का क्राइम रेट बहुत लो है। और इससे यह साबित होता है कि हाल ही में सन 2022 की ग्लोबल पीस इंडेक्स की जीपीआई की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में टॉप 20 कंट्रीज ऐसे हैं जहां का क्राइम रेट सबसे लो है। जैसे कि आइसलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा, आपका कतर, इस तरह के 20 कंट्री ऐसे हैं जहां का क्राइम रेट सबसे लो है और भारत उसमें 135वें स्थान पर आता है। इंटरनेशनल थिंक टैंक कहे जाने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जीपीआई तैयार की गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो देश इतने खुशहाल क्यों है, वहां पर इतना क्राइम रेट कम क्यों है, क्राइम रेट इतना लो क्यों है? क्योंकि वहां का कानून बहुत अच्छा है और वहां की कानूनी प्रक्रिया बहुत जल्द से जल्द होती है। इस वजह से वहां का क्राइम रेट बहुत लो है। आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चलना चाहता है। तो विश्व गुरु की राह पर चलने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने देश के अंदर अपराध की संख्या को कम करना होगा, यानी क्राइम रेट को लो करना होगा। जब तक भारत एक न्यायपूर्ण और सुरक्षित देश नहीं बनेगा तब तक हम विश्व गुरु की राह पे कभी नहीं चल सकते। आज हमारे देश में घूसखोरी, मुनाफाखोरी, हत्या, लूटपाट, डकैत, चोरी चकारी, ये सब अपराध केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ का कानून महा घटिया है। कानून जब तक सख्त से सख्त नहीं होगा तब तक अपराध किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकता। आज की डेट में भारत के कानून में एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर भारत के कानून में ऐसी क्या समस्या है, ऐसी क्या कमी है जिससे हमें ये लगता है कि भारत के कानून को सुधारने की जरूरत है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर भारत की कानून व्यवस्था किस प्रकार की है। भारत की कानून व्यवस्था जो वर्तमान में है उसके 5 पड़ाव हैं। 5 पड़ाव में ये पूरा प्रोसेस क्लियर होता है। जैसे कि 1860 का इंडियन पैनल कोड, 1861 का पुलिस है, 1872 का एविडेंस है, 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर देश के अंदर अलग अलग तरह के कानून है। इन कानूनों की संख्या लगभग 40 से 50 है। इन 5 पड़ाव से गुजर कर ही सारी कानूनी प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं 1860 के अंदर बना इंडियन पैनल कोड, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 511 धाराएं होती हैं और 23 चैप्टर हैं। इंडियन पैनल कोड हिंदुस्तान में 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेजी हुकूमत को 1857 की क्रांति ने इस कदर हिला दिया था, उसकी जड़ें इस कदर हिला दी थी कि अंग्रेजी हुकूमत को अब ये डर सताने लगा था कि हिंदुस्तान की आवाम हमको यहाँ से जड़ से उखाड़ करना फेंक दे। तो अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान की आवाम को दबाने के लिए एक दमनकारी कानून बनाया जिसका नाम था 1860 इंडियन पैनल कोड। और वही कानून आज तक हिंदुस्तान में आजादी के 75 साल बाद भी आज तक चला आ रहा है। ये बड़े शर्म की बात है कि आज आजादी के 75 साल बाद हम देश में हर एक क्षेत्र में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन
जो कानून है आज भी वही गुलामी वाला कानून हम हिंदुस्तान के अंदर चलाते आ रहे हैं। आज हमारे देश में इस कानून को बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है, इस कानून में सुधार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इंडियन पैनल कोड को हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जिससे हम इंडियन पैनल कोड के बारे में समझ पाएंगे, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक रास्ते पर दो व्यक्ति जा रहे थे, आसानी से जा रहे थे, रास्ते में 7-8 व्यक्तियों ने उसको घेर लिया, उनके साथ लूटपाट की और एक व्यक्ति ने उसमें से गोली चलाई और गोली में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। दूसरा व्यक्ति वहां से किसी प्रकार से बच के भाग निकला, वो थाने पहुंचा। थाने में वो सिपाही के पास गया, उसने सिपाही को आप बीती बताई, सिपाही ने उसकी आप बीती सुनकर आईपीसी की बुक उठाकर उसकी कानून की धाराएं देखकर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई हुई, दोषी को पकड़ा गया, दोषी को अदालत के सामने पेश किया गया, अदालत में मुकदमा चला, उसके बाद फैसला है। कितना आसान सा रास्ता है, कितने आसान तरीके, सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई और सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 करोड़ केस हिंदुस्तान के अंदर अदालत में पेंडिंग है। प्रॉपर्टी से संबंधित दीवानी फौजदारी के केस लोगों की कई पीढ़ियों से पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन केस आज भी चलता चला आ रहा है। एक औरत के बलात्कार का केस, उसको बलात्कार के केस के ऊपर फैसला तब आया जब औरत को बड़े हुए 7 साल हो चुके थे। आप 10-10 खून किए हुए अपराधी, डकैत, चोर, घोटालेबाज खुलेआम जमानत पर रिहा घूम रहे हैं और एक निर्दोष व्यक्ति जेल के अंदर सड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके माता पिता अदालत के चक्कर लगाते लगाते उनके पैरों के तलवे घिस गए हैं। ये है सच्चाई आपके घटिया कानून की, 1860 के इंडियन पैनल कोड की, जो देश में आज तक चला आ रहा है। क्या इसमें एक बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है? आज देश में अंदर 1860 के इंडियन पैनल कोड के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। और यह सब इसलिए केवल हो रहा है क्योंकि भारत का कानून घटिया है। घटिया ही नहीं बल्कि भारत का कानून महाघटिया है। और यह सब केवल इसलिए हो रहा है कि थाने के अंदर एफआईआर लिखने वाला सिपाही केवल 10वीं और 12वीं पास होता है। 10वीं और 12वीं पास सिपाही के पास जब कोई व्यक्ति जाता है, आप बीती सुनाता है, तो उसके क्राइम को समझकर आईपीसी की बुक उठाकर उसमें धारा देखकर उसके हिसाब से वो एफआईआर दर्ज कर लेता है। लेकिन भारत के अंदर कानून का इतना मकड़ जाल है कि हर एक क्राइम से 10 अलग अलग क्राइम निकल कर आते हैं और उन 10 अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग प्रकार के कानून हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले एग्जाम्पल में, उसमें क्या हुआ कि व्यक्ति ने जब दूसरे को गोली मारी तो उसके पास जो हथियार था वो अवैध था। अब अवैध हथियार के लिए भारत में एक अलग से कानून है। घूसखोरी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, चाइल्ड अब्यूज का अलग कानून, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का अलग कानून, वुमेन अब्यूज का अलग कानून, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून। इस तरह से 40 से 50 कानून है। अब एक 10वीं 12वीं पास के व्यक्ति का मानसिक विकास कितना होगा? वो इतने सारे कानून के मकड़ जाल को आखिर कैसे समझेगा? जब इतने सारे मकड़ जाल को वो समझ नहीं पाता है तो एफआईआर भी सही तरीके से नहीं लिख पाता है। जबकि एक पूरे प्रकरण में, एक पूरे क्राइम को आगे बढ़ाने में जो एफआईआर होती है वो एक बेस पॉइंट होती है, एक आधारशिला का काम करती है। इसी के बेस पर ही सारा क्राइम, सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। और एफआईआर ही अगर गलत होगी तो इंसाफ कैसे होगा? तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मकड़ जाल को, ये जो भारत के अंदर कानूनों का मकड़ जाल बना है, इस मकड़ जाल को खत्म करने की जरूरत है और फिर से एक नया क्रिस्टल क्लियर कानून को, फिर से नए कानून की मांग की जरूरत है। जैसे कि अमेरिका में, सिंगापुर में, मैक्सिको में एक क्लियर कट कानून है। हर एक अपराध की अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है। हर एक अपराध की बाकायदे चैप्टर वाइज डिटेल दी गई है। जैसे अमेरिका में फेडरल पेनल कोड है, अमेरिका का फेडरल पेनल कोड में 123 चैप्टर है और वहां पे हर एक अपराध को क्लियरली डिफाइन किया गया है। जबकि भारत में तो बहुत से ऐसे अपराध हैं जिसकी कोई क्लियर डेफिनेशन ही नहीं है। इसीलिए तो सेशन कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हर प्रकार के अलग अलग कोर्ट में जज की अलग अलग राय होती है। क्योंकि कानून में अपराध की किसी भी तरह की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ही नहीं है। इसीलिए तो अलग अलग तरह की राय है और फैसला जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट, जज कोर्ट, इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। और अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी बात कि भारत की आबादी 140 करोड़ है।
भारत की आबादी 140 करोड़ है और भारत के इंडियन पैनल कोड के अंदर केवल 23 चैप्टर हैं और अमेरिका की आबादी केवल 33 करोड़ है और उसके फेडरल पैनल कोड के अंदर 123 चैप्टर है। तो ये है आपके सामने इंडियन पैनल कोड का घटिया सच। तो देश के अंदर इंसाफ कैसे होगा? आज इस देश के अंदर, आज इस आधुनिक युग में कुछ ऐसे क्राइम हैं जिनसे पूरे न्यूज़पेपर, पूरी टीवी न्यूज हर तरह से डेली लेवल पे भरी पड़ी है। इस तरह के अपराध आज की डेट में बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं, इनसे सब कुछ भरा पड़ा है। आज उन कुनिंदा अपराधों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इससे हम ये साबित करेंगे कि भारत का कानून कितना घटिया है और इसमें कितने बड़े सुधार की जरूरत है। तो उसमें जो सबसे बड़ा क्राइम है वो है आपका साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड आज की डेट में बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। इसकी लाखों खबरें हिंदुस्तान के हर कोने कोने से आती रहती हैं कि किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया, किसी कंपनी का डेटा हैक हो गया, मोबाइल पर एसएमएस आता है कि 10 से 20 हजार रोजाना कमाएं, लिंक पर क्लिक करें। आधार कार्ड अपडेट कराना है, लिंक पर क्लिक करें। आपको बैंक अकाउंट अपडेट कराना है, लिंक पर क्लिक करें। 10 लाख की आपकी लॉटरी लग गई है, लिंक पर क्लिक करें। इस तरह से हजारों की संख्या में साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और उसके बाद उनका क्या होता है? कुछ नहीं, क्योंकि साइबर फ्रॉड के लिए भारत के अंदर बहुत मामूली सी सजा है। टर्की के अंदर साइबर फ्रॉड करने वाले को 338 साल की सजा होती है और 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पे साइबर फ्रॉड करने वाले को उम्र कैद तक होती है और 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, लेकिन भारत के अंदर केवल 3 से 4 साल की सजा होती है और प्रॉपर्टी जब्त होना तो केवल सपने की बात है। जब तक अपराध तभी देश के अंदर कम होगा जब तक सजा सख्त से सख्त नहीं होगी, तब तक अपराध कम नहीं हो सकता। कानून जितना कठोर से कठोर होगा, अपराध उतना ही कम से कम होगा। अब हम बात करते हैं आपके किडनैपिंग की। किडनैपिंग की सजा हिंदुस्तान के अंदर 7 साल है। 7 साल किडनैपिंग की सजा होती है। एक आदमी को किडनैप किया हो तो भी 7 साल, 5 को किया हो तो भी 7 साल, 10 आदमी को किया हो तो भी 7 साल। जबकि अमेरिका के अंदर 100 साल की सजा होती है। एक आदमी को किया तो 100 साल, 3 आदमी को किया 3 साल, 5 आदमी को किया है 500 साल। तो अमेरिका के अंदर किडनैपिंग के क्राइम का रेट बहुत लो है, क्योंकि वहां पे सजा इतनी कठोर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत का कानून महाघटिया है और इसमें एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। अब तीसरा जो सबसे बड़ा है वो आपका चिट फंड स्कैम। हिंदुस्तान के अंदर हजारों कंपनियों ने चिट फंड के नाम पे अरबों रुपए का घोटाला किया। शारदा चिट फंड, जेबीजी, आपका श्री राम सर्विस, पीक एशिया और सहारा, इस तरह की हजारों कंपनियों ने अरबों रुपए का देश के अंदर घोटाला किया। और ऐसा आखिर उनका क्या हुआ? कुछ नहीं। 16 लाख लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाली सहारा कंपनी का मालिक को केवल 16 साल की सजा हुई और पूरे देश के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है और उसके परिवार के लोग उस प्रॉपर्टी से मजे ले रहे हैं, जबकि सहारा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति के परिवार के लोग 2 वक्त की रोटी को मोहताज है। आखिर उनके साथ जो इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह का जो पक्षपात हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए केवल भारत का इंडियन पैनल कोड, भारत का महाघटिया कानून जिम्मेदार है। क्योंकि अमेरिका के अंदर 16,000 लोगों के साथ चिट फंड फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को 1,41,000 साल की सजा हुई और उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो गई। इस पर्टिकुलर एक केस के बाद अमेरिका में दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसने चिट फंड का स्कैम किया हो। तो सजा जितनी सख्त से सख्त होगी, सजा जितनी कठोर से कठोर होगी, अपराध की संख्या उतनी कम से कम होगी। अब हम बात करते हैं आपका फेक डिग्री एंड डॉक्यूमेंट्स। हिंदुस्तान के अंदर नकली आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डीएल, पैन कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट फर्जी बनाने का कारोबार खुलेआम चल रहा है। अभी हाल ही में बिहार की एक रिपोर्ट है कि 77,000 फर्जी डिग्री वाले टीचर बिहार के अंदर पकड़े हैं। अब आप ये देखिए उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो फर्जी डिग्री वाले टीचरों से पढ़ाई कर रहे थे, और उन लोगों के साथ कितना बड़ा इंसाफ के नाम पर धोखा हो रहा है, जो कि असली डिग्री लिए हुए बाजार में बेरोजगार घूम रहे हैं।
और अब उन पर्टिकुलर लोगों के साथ कार्रवाई होगी, पुलिस की जांच होगी, अदालत में मुकदमा चलेगा। तो इन सब प्रक्रिया पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो किसी के बाप का नहीं है, वो हमारे तुम्हारे टैक्स का पैसा है जो इसमें बर्बाद हो रहा है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? इन सब का जिम्मेदार केवल देश का घटिया कानून और देश का काला कानून है, जिस कानून को हमें बदलने की जरूरत है। अभी सिंगापुर के अंदर फर्जी डिग्री और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले को देशद्रोह का मुकदमा लगता है। अब आप देखिए सिंगापुर में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना यानी कितना संगीन जुर्म है कि उसमें देशद्रोह का मुकदमा लगता है और 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है। और जबकि भारत के अंदर केवल 3 से 4 साल की सजा होती है, उसके बाद वो लोग छूट जाते हैं। इतना घटिया कानून, इतनी घटिया सजा। कानून तभी सफल होगा, जब तक कठोर नहीं होगा तब तक देश के अंदर अपराध कम नहीं होगा, क्योंकि सजा जितनी कठोर होगी अपराध उतना ही कम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं घुसपैठ, रोहिंग्या और बांग्लादेशी। घुसपैठियों को लेकर पूरे देश में बहुत चिंता जताई जाती है। समाज के हर एक मंच पर ये बहुत बड़े बहस का मुद्दा है। घुसपैठिए हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ होती क्यों? ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान में घुसपैठ हो रही है? तो आइए समझते हैं। 2 से 3 हजार रुपए देकर ये घुसपैठिए इंडिया के अंदर एंट्री कर लेते हैं। बॉर्डर पे 2-3 हजार रुपए घूस देकर इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद घूस देकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, DL, राशन कार्ड ये सब बनवाते हैं घूस देकर। उसके बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो फिर उनका बैंक अकाउंट खुल जाता है। जब बैंक अकाउंट खुल जाता है तो उनको किसान बीमा विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और उसके बाद गैस कनेक्शन, ये सारी सुविधाएं उनको मिलने लगती है और धड़ल्ले से यहाँ जी रहे। लेकिन अमेरिका के अंदर कभी ऐसा क्यों नहीं होता? फ्रांस के अंदर घुसपैठ क्यों नहीं होती? जापान के अंदर क्यों नहीं होती? जर्मनी के अंदर क्यों नहीं होती? ऐसा कभी आपने सोचा है? क्योंकि वहां पे अमेरिका में घुसपैठ वालों को 50-50 साल की सजा होती है और 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है। सिंगापुर में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले को, घूसखोरी करने वाले को 100 साल की सजा होती है, देशद्रोह का मुकदमा लगता है, 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है। जबकि भारत के अंदर तो घुसपैठ से रिलेटेड कोई कानून ही नहीं है और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले को केवल 3 से 4 साल की सजा होती है। तो इस तरह के घटिया कानून से आप कैसे समझेंगे, कैसे मानेंगे कि भारत देश का विकास होगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत का कानून घटिया है और भारत के कानून में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। अब हम बात करते हैं अपराधी के चुनाव लड़ने पर बैन। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य देखिए कि एक व्यक्ति जब कोई किसी केस में सजा काट रहा होता है, उसको सजा घोषित हो चुकी थी, जैसे बलात्कार के, घोटालेबाजी के, रेप, हत्या के, मर्डर के, लूट के केस में जब वो सजा काट रहा होता है, तो जब उसकी सजा पूरी हो जाती है तो सजा पूरी होने के 6 साल बाद वो चुनाव लड़ सकता है। यानी चुनाव लड़के वो MP बन सकता है, MLA बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, CM बन सकता है। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक आपराधिक बैकग्राउंड रखने वाला व्यक्ति इस देश के अंदर MP, MLA, मिनिस्टर और CM बन सकता है, जबकि देश के अंदर सरकारी विभाग में चपरासी बनने के लिए, होमगार्ड बनने के लिए, क्लर्क बनने के लिए, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब पदों पर जाने के लिए चाहे सरकारी विभाग हो या किसी प्राइवेट विभाग में किसी भी छोटे से बड़े पद पर नौकरी करने के लिए सबसे पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसका न्यायालय में कोई मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल होती है। और अगर किसी भी तरह से वो इस सब मामलों में लिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग पाती है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक अपराधी छवि का आदमी मिनिस्टर और CM बन सकता है और क्लर्क और इस तरह की पोस्ट के लिए अगर व्यक्ति का कोई मामला निकल आता है तो उसमें नौकरी नहीं कर सकता है। इससे बड़े कानून का घटिया सच, इससे बड़े कानून का घटियापन आखिर कहां देखने को मिलेगा? भारत में ही देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम MP, MLA, मिनिस्टर और CM की शिक्षा। देश के अंदर एक जाहिल, एक गंवार, एक अनपढ़ व्यक्ति शिक्षा मंत्री हो जाता है, वित्त मंत्री हो जाता है और चीफ मिनिस्टर हो जाता है। मतलब MP, MLA, CM, मिनिस्टर
इन सब के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं है। एक अंगूठा टेक गंवार जाहिर व्यक्ति इन सब पदों पर विराजमान हो जाता है, जबकि एक क्लर्क के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, एक चपरासी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास है, एक सिपाही के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, एक होम गार्ड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास है, लेकिन एक मिनिस्टर बनने के लिए, एमपी बनने के लिए और एमएलए बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अंगूठा टेक है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा? ये सच आपके सामने है, फैसला आपको करना है। अब बात करते हैं मर्डर और उसकी सजा। हिंदुस्तान के अंदर मर्डर में धारा 302 लगती है। एक व्यक्ति का मर्डर करो, धारा 302, 7 का करो तो भी धारा 302, 10 का करो तो भी धारा 302। एक आतंकवादी आके सैकड़ों को खुलेआम गोली मार देता तो भी धारा 302। एक व्यक्ति ने किसी के 25 टुकड़े करके उसको मार दिया तो भी धारा 302। एक भाई ने भाई का मर्डर कर दिया तो भी धारा 302। यानी कि मर्डर करने वाले की मनोस्थिति और उसकी पर्टिकुलर स्थितियां और वहां पे माहौल कैसा है, इन चीजों को बिना ध्यान में रखे हुए, बिना कोई क्लियर डेफिनेशन दिए हुए हर एक चीज की सजा 302 है। अभी जो हाल ही में राजस्थान में एक केस हुआ कि कन्हैया लाल का अंदर गला रेत के 2 लोगों ने हत्या कर दी खुलेआम उसकी दुकान में। अगर इस केस की सुनवाई अमेरिका में होती तो उस व्यक्ति को 550 साल की सजा होती, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मर्डर की 302 है और 302 में 14 साल की सजा होती है, और बहुत रेयर केस होता है तो उसको फांसी की सजा होती है बस। लेकिन उसके लिए भी उसको 5 से 7 साल 3 साल इंतजार करना होता है। जैसे कसाब के केस में कितने सालों का इंतजार करना पड़ा, जबकि खुलेआम उसने पूरे देश के अंदर इतना बड़ा नरसंहार कर दिया। ये है हमारे कानून का घटिया सच। आज हमारे इस कानून में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। जब तक देश में आईपीसी के अंदर बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक देश का ना तो सुधार हो सकता है, ना तो देश के अंदर किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 5 करोड़ केस अदालत के अंदर पेंडिंग है, और 5 करोड़ केस एसडीएम, एसडीसी, डीडीसी, एसओसी और चकबंदी अधिकारी के यहाँ पेंडिंग है। यानी टोटल मिला के 10 करोड़ केस हो गए, और 10 करोड़ केस यानी एक केस मतलब एक परिवार उससे प्रभावित होता है। और एक परिवार में अगर हम औसतन 5 व्यक्ति की संख्या करते हैं तो यानी 10 गुणे 5 यानी टोटल 50 करोड़। 140 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ की आबादी केवल अदालत के चक्कर लगाते लगाते परेशान है। तारीख पर तारीख चल रही है लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। ये है हिंदुस्तान के अंदर चलने वाले घटिया कानून का सच। लोगों को कोर्ट जाने के लिए, वकीलों की फीस देने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। लोग अपने काम का नुकसान करके कोर्ट जाते हैं, वकीलों की फीस भरने के लिए कर्जा लेते हैं। लोगों के पास कोर्ट जाने के लिए किराया तक नहीं होता गरीबों के पास, वो वहां कोर्ट तक पैदल जाते हैं। एक आम आदमी जो कि एक माचिस भी टैक्स पे करके खरीदता है, उस टैक्स के पैसे से चलाई जा रही ये पूरी कानून व्यवस्था, जिसमें जज, वकील और ये पूरे सिस्टम को जो सैलरी दी जाती है वो हमारे टैक्स के पैसे से दी जाती है, और उसी से यह पूरा सिस्टम चलता है जो कि हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है। लेकिन आज वही सिस्टम हमारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। आखिर हमारे टैक्स के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इसका इंसाफ कौन करेगा, इसका जवाब कौन देगा? आज की डेट में ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज भारत की कानून व्यवस्था इस स्तर तक पहुंच गई है कि इसमें बहुत बड़े सुधार की जरूरत है और बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। अब वो समय आ गया है कि आज हमें सबको मिलकर एक आवाज की तरह आंदोलन की जरूरत है, और इस आंदोलनकारी आवाज को इतना बुलंद करना है कि ये आवाज संसद भवन तक पहुंचे, और संसद भवन के अंदर बैठे हुए सत्ताधारी पार्टियों के कानों तक भी आवाज गूंजे, ताकि वो इस पर्टिकुलर कानून को खत्म करके एक नया कानून बनाने में मजबूर हो जाए। जब तक देश के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता, तब तक देश का कोई विकास नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।